हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बात किया था कि अगर हमको जीसीडी फाइंड आउट करना है लाइक 18 का और 54 का, तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते थे इसका फैक्टर करके। या मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है 50 का, ठीक है, और साथ में आपके पास कोई नंबर है जैसे मान लीजिए 20 है, तो ये सब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी आसान है, ये हम लोग फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हमको जीसीडी फाइंड आउट करना पड़ जाए लाइक दैट, क्या 272 और 1479 इस तरह का, ठीक है, तो इसका जीसीडी क्या होगा? तो बाई फैक्टर, अगर आप फैक्टर से इसका करेंगे तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? सो लेंदी, है ना, बहुत लेंदी फैक्टर इसका आएगा। इसी तरीके से इसका भी आपका जो है वो लेंदी फैक्टर आता है। तो ऐसे केस में जो है अगर लेंदी फैक्टर हो जाए तो हम फिर इसको फैक्टर करने में हमको टाइम लगेगा। तो इसका जो इजी वे है, जो इसका आसान तरीका है, ठीक है, तो वो जो आसान तरीका है, ये आसान तरीका हम लोग जो है देखेंगे। वो आसान जो तरीका है वो यूक्लिड ने दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, और यूक्लिड एल्गोरिथम के यूज़ से इस तरह का जो हैवी फैक्टराइजेशन है उसको ना करके आसानी से हम लोग कैसे जीसीडी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। ओके, देखिए, तो यूक्लिड एल्गोरिथम को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम, ओके, इट इज ए प्रोसेस it is a process of finding GCD of two given integers a and b, ठीक है। अगर आपको दो इंटीजर दिया हुआ है a और b, तो उसके बीच का GCD निकालने का ये एक तरीका है, ठीक है। ओके, लेट, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि a जो है वो क्या है, वो है ग्रेटर देन है b से, ठीक है। देन यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, जो हम लोगों ने डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ा था ना, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग a को b से डिवाइड करें तो हमको जो है इस तरह का रिलेशन मिलेगा, BQ1 प्लस R1, ठीक है। ओके, जहाँ आपका जो R1 है वो आपको पता है कि पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, और B से स्मॉलर होगा, ठीक है। और Q1 और R1 दोनों क्या है? दोनों हमारा कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है, ये मिलेगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग शुरू में क्या लिए थे? A ग्रेटर देन B, तो हमको ये इक्वेशन मिला, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप देखिए, इस इक्वेशन में हमको फिर से एक इनइक्वालिटी मिल रहा है, क्या कि R1 क्या है? लेस देन B है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगेन फॉर R1 लेस देन B। अगर हम इसके लिए फिर से डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएं, अगेन फॉर R1 लेस देन B, ठीक है, यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिथम वी हैव, हमको क्या मिलेगा? तो हमको सम इस तरह का मिलेगा। b मेरा ग्रेटर है तो उसको R1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको सम जो है Q2 मिलेगा और साथ में R2 मिलेगा। फिर से वही बात होगी कि जो मेरा R2 होगा वो लेस देन क्या होगा? वो मेरा लेस देन होगा, सिर्फ यहाँ पे लेस देन होता है, लेस देन R1 होगा, ठीक है। और जो दोनों Q2 और R2 मिलेगा मेरे को, वो दोनों मेरा कोई ना कोई इंटीजर होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर से देखिए, अब हमको क्या मिल गया? अब हमको देखेंगे तो फिर से हमको ये मिल रहा है कि R2 से R1 ग्रेटर है, तो फिर से हमको यहाँ पे एक इनइक्वालिटी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जैसे ऊपर किए थे, तो कंटिन्यूइंग द एबव प्रोसेस, ये जो ऊपर में हम लोगों का प्रोसेस चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वी गेट, तो हम लोग क्या पाएंगे? तो R2 R1 के लिए अगर मैं लगा दूं तो अब हम R2 मेरा स्मॉलर है, R1 ग्रेटर है, तो R1 को हम डिवाइड करेंगे, तो R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सम R2 Q3 प्लस R3। जैसे ऊपर का पैटर्न है ना, उसी पैटर्न को देख करके आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि डेफिनेटली
R3 पॉजिटिव होगा और क्या होगा, R2 से स्मॉलर होगा, ठीक है। और जो Q3 मिलेगा हमको और R3 मिलेगा वो क्या होगा, वो इंटीजर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये प्रोसेस चलेगा। आप इसको डिवीज़न एल्गोरिदम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इक्वेशन इसको 2 कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 2। दिस इज़ आवर इक्वेशन 2 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन 3। इसका मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूँ, ठीक है। यही मेरा चलता चलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि हमको इसी प्रोसेस पे क्या मिलेगा, फिर आर एन, अगर हम लोग देखें n-1 तो ये भी हमको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, Rn-1 तो लास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। Rn- मेरे को Rn-3 मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को मिलेगा Rn-2, ठीक है, Qn-1 प्लस Rn-1 ये मिलेगा, ठीक है। सच दैट कि आपका जो Rn-1 है वो क्या होगा, वो मेरा 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा और क्या होगा, Rn-2 से छोटा होगा, ठीक है, फॉर सम। और ये जो हमारा Qn-1 होगा या जो मेरा Rn-1 होगा, ये क्या होगा, ये मेरा होगा इंटीजर, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे लिखते हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको बस सिमिट्री देखना है। सिमिट्री आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, R1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे R2 है, ठीक है। यानी एक आपका जो है बाद वाला सफिक्स है, तो यहाँ पे अगर हम Rn-3 लेते हैं तो इसके बाद का जो सफिक्स होगा वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे, है ना, कि R1 है तो क्या है, उसके बाद का सफिक्स है। आप देखें R1 लिया है तो हम लोगों ने R2 लिया है, यानी एक आगे का सफिक्स लिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, R3 लिया है। तो ऐसे ही देखिए, अगर हम लोग Rn-3 लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद का सफिक्स क्या होगा, Rn-2 होगा। मतलब एक बड़ा कर दें आप तो n-3 में एक ऐड करेंगे, तो जैसे 1 में ऐड किया तो 2 मिला, तो n-3 में एक ऐड करेंगे तो n-2 मिलेगा, ठीक है। और फिर इसमें एक ऐड करते हैं तो R3 मिलता है, तो फिर से इसमें एक ऐड करेंगे तो Rn-1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग ऊपर से लेके आ रहे हैं तो ये Q3 चल रहा है, यानी Q3 का मतलब क्या है कि R2 के बाद Q3, यानी 2 के बाद का सफिक्स 3 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी n-2 के बाद का सफिक्स क्या होगा, एक ऐड कर देंगे तो n-1 होगा। तो ये पैटर्न लिखना आई होप आपको आता होगा, ठीक है। ये सिमिलर पैटर्न कहलाता है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग को, फिर ये मिलेगा Rn-2। अगर मैं Rn-2 के लिए लिखूँ डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या मिलता है, तो मिलेगा Rn-1, ठीक है, Qn, ओके, प्लस Rn, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो लास्टली चूँकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा हो क्या रहा है, आप देखिए कि हमको क्या मिला, R2 से भी बड़ा एक इंटीजर मिला R1, ठीक है, यानी R2 मेरा छोटा इंटीजर मिला R1 से, है ना। फिर देखिए R3 मेरा R2 से छोटा इंटीजर मिल रहा है ना। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एक स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे मेरा जो इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग का इंटीजर छोटा होता जा रहा है। तो अगर इंटीजर मेरा छोटा होता चला जाए तो लास्टली हमको जो इंटीजर मिलेगा, कोई ना कोई एक स्टेज पे हमको जो इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमको 0 मिलेगा, क्योंकि इंटीजर जब घटता जाएगा तो एक टाइम में वो 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा 4, मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन, ठीक है, 4। क्लियर है। तो अब देखिए, तो हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, हियर क्या हो रहा है, वी हैव, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा ए सबसे बड़ा था, फिर मेरा बी, ठीक है, बी के बाद फिर हमको क्या मिला, बी के बाद हमको इसी सीक्वेंस में R1 मिला, फिर R1 मेरा R2 से छोटा था, ठीक है, R2 मेरा R3 से छोटा था, और इसी पैटर्न में मुझको क्या मिल रहा है, एक टाइम में जो है Rn मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अब आप ये देखिए कि चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, ये हम लोगों ने सपोज किया था, ठीक है। इफ़ ए, हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, इफ़ ए एंड बी आर नॉन निगेटिव, ठीक है। अगर ये नॉन निगेटिव इंटीजर है और चूंकि हम लोग क्या कहते हैं घट रहा है ना, ठीक है, एंड
डिक्रीजिंग, ठीक है, और क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, एंड डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर वी गेट Rn इज इक्वल टू 0 फॉर सम इंटीजर n, ठीक है। तो एक स्टेज के बाद हमको कोई ना कोई इंटीजर n मिलेगा, ठीक है ना। एक स्टेज n स्टेज के बाद हमको कोई ना कोई इंटीजर Rn मिलेगा जो क्या हो जाएगा, जो 0 होगा, ठीक है। और Rn अगर 0 जहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो प्रोसेस वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस, ठीक है, इंड्स एट दिस स्टेज, ठीक है। तो जब भी आपको 0 मिलेगा ना तो वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का जो इक्वेशन 1 से 4 तक मिला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब इस तरीके से अगर आप लिखना चाहेंगे, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो हम लोग लिख करके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है। ओके, द सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, 1 2 4 इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलते हैं, इस तरीके से लिखना, ठीक है। एंड फाइनली आपको जो जीसीडी मिलेगा, जीसीडी ऑफ ए बी, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा Rn-1, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 हो जाएगा, याद रखिए, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर हो गया है 0, ठीक है। Rn का वैल्यू क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ पे आपको ये जो Rn-1 मिलेगा फैक्टर, इसी Rn-1 को हम लोग क्या बोलेंगे, GCD बोलेंगे या तो HCF बोलेंगे। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का GCD कहलाएगा। तो यही देखिए हम लोगों का जो है वो यूक्लिड का एल्गोरिथम है, इसका यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया था कि अगर बड़ा फैक्टर करना मिल जाए तो हम उसको फिर कैसे करेंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, लेकिन मैं आपको आज एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको दिया था, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होगा हमारा फाइंड GCD, ठीक है, क्या, ऑफ 1 1 7 एंड 45, इन दोनों का आपको निकालना है। तो तरीका देखिए क्या होगा, इसमें छोटा जो है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो छोटा कौन है, छोटा है 45, तो 45 से आप डिवाइड करेंगे 117 को, इस तरीके से आप रफ में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 टू 90 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको 27 बच जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आ गया। अब इस 45 को, अब चूंकि अब मेरा 27 क्या है, ये छोटा है और 45 ग्रेटर है, तो जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा, अब हम 45 को 27 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिपीट करेंगे, हाँ। तो फिर देखिए 45 1 जा एक ही बार में जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 27 1 जा 27, और दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। अब आप फिर से देखेंगे कि हमारा 18 में और 27 में 18 स्मॉलर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से 18 से 27 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आपको चलाना है। तो फिर से ये 1 जा ही जाएगा, तो 18 1 जा 18 आप कीजिएगा, फिर दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 18 मेरा ग्रेटर है और 9 मेरा स्मॉलर है। तो अब फिर से 9 जो आया उससे आपको 18 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 9 2 जा 18 आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे फिर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखिए एल्गोरिथम में लिखेंगे, हाँ। तो एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे वी हैव, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट वाले का इस्तेमाल कीजिएगा, ये मेरा फर्स्ट वाला है। क्या था फर्स्ट वाला, कि 117 को हमने 45 से डिवाइड किया, तो हम इसको 45 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है मेरा 27, तो 27 को ऐड कर दीजिएगा। तो आपको पता है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको ये वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। ओके 117 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया।
अब आप आइए सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में फिर से हम लोग क्या देखेंगे कि जो बड़ा वैल्यू है 45, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिखेंगे 45 को 27 इंटू 1, 27 इंटू 1, ठीक है, और इसका रिमाइंडर को ऐड करेंगे प्लस 18। क्लियर है, ठीक है। अब फिर से आप थर्ड स्टेज में आ जाइए। थर्ड स्टेज में आएंगे, देखेंगे क्या है, अब मेरा ग्रेटर वैल्यू 27 है, तो 27 को फिर से हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए 18 इंटू 1, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आया था, तो ये 9 आया था, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्टली हम लोग का देखिए ये 18 ग्रेटर था, तो 18 को लेंगे, ठीक है, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे 9 इंटू 2 उसी स्टेप से, और लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जहाँ पे 0 आएगा वो आपका मेन चीज़ है। अब आप ध्यान दीजिएगा एल्गोरिदम में क्या है। एल्गोरिदम में आप देखेंगे कि 117 के लिए 45, इस 45 का फिर से हम लोगों ने एल्गोरिदम लिखा है, ठीक है। तो फिर आपको मिला यहाँ पे 27, तो इस 27 के लिए फिर से लिखा गया है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मिला 18, तो इस 18 के लिए फिर से लिखा गया है। फिर आपको यहाँ पे मिल गया 9, बट रिमाइंडर मेरा जो कि 0 आ गया, तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी जो आपका स्टेज है वो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, GCD मिल जाएगा, GCD 117 और 45 का, ठीक है। और वो क्या होगा, तो वो आपका ये वैल्यू होगा, ये वाला, ठीक है। तो ओके, चूँकि हम लोग का जो फोकस था वो क्या था, वो डिवीज़र पे था कि मेरा कौन सा डिवीज़र है जिस पे मेरा रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको फैक्टर से करके आप निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अभी आप मेरे को, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप जो है करके देखिएगा कि जो है 272 का और 1479 का इसका GCD क्या आता है, ठीक है। ये आप मेरे को करके बताइएगा, ठीक है। और जैसा होता है फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग।